कोहरे में कैद रंग। लीजिए प्रस्तुत है अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित प्रख्यात कथाकार श्री गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित रेडियो रूपांतर कोहरे में कैद रंग की तीसरी कड़ी। माँ प्राइवेट स्कूल की टीचर बन चुकी थी। यहाँ तनख्वाह रियासत के स्कूल की आधी थी। वो छोटे मंदिर के सामने एक कमरा किराए पर लेकर मेरी बहन के साथ रहने लगी थी। मैं छोटे मंदिर में रहता था। रियासत का बड़ा मकान, सामान, खेती बाड़ी, जमी जमाई, गृहस्थी की सारी चीजें बिक चुकी थी। सिर्फ उतना रहा था जितना एक कमरे में समा सके। हम उजड़ जरूर गए थे, मगर इस नगर में ऐसा बहुत कुछ था जो नया था। ये जिला था। यहां की हर चीज पिछले नगर के मुकाबले बड़ी थी। हाई स्कूल का अहाता भी रियासती स्कूल का 4 गुना था। और पास ही में कलेक्टर और कप्तान साहब की कोठियां भी थीं, जिनमें अब अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानी अफसर आ चुके थे। माँ, हाँ? वो जो 3 मंजिला ऊंचा सा पक्का मकान दिख रहा है, हाँ? बड़ा शानदार लग रहा है। किसका है? अरे वो तो डिप्टी कलेक्टर साहब की कोठी है। पहले यहाँ अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर थे। अब देश आजाद हो गया है तो हिंदुस्तानी कलेक्टर आ गए हैं। 3 मंजिलों में वो ही रहा करते हैं। 3 मंजिलों में? हाँ। इतनी बड़ी जगह में? हाँ, वैसे नीचे की मंजिल में उनके नौकर चाकर रहा करते हैं, दूसरी में खुद, और ऊपर वाली में। ऊपर तो वैसे छत है। हाँ, इसीलिए वहाँ कभी कभी हवाखोरी करने आ जाते हैं। अच्छा। और माँ, अब वो जो बीच वाली मंजिल में सामने की ओर 2 गोरे चिट्टे बच्चे तरह तरह के खिलौनों से खेलते दिखते हैं, हाँ? वो क्या इन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, डिप्टी साहब के ही बच्चे हैं। अच्छा। और वो जो एक औरत उनके पीछे पीछे रहती है, वो? हाँ, वो क्या इनकी माँ है? अरे नहीं भाई, वो आया है। अच्छा। डिप्टी साहब और उनकी मेम साहब तो ऐसे सामने आते ही नहीं। ओह। और डिप्टी साहब भी दफ्तर आते जाते समय ही नजर आते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास वर्दी में एक अर्दली डिप्टी साहब की नई चमचमाती साइकिल को उतारता, फूंक फूंक कर उसकी धूल का एक एक कण साफ करता, फिर साइकिल को चबूतरे पर टिका देता। लगता है डिप्टी साहब के दफ्तर जाने की तैयारी हो रही है। क्या मुल्लू मामा? अरे कुछ नहीं। वो जो अर्दली फूंक फूंक कर साइकिल चमका रहा है ना, हाँ, अभी उसी पे डिप्टी साहब बैठकर दफ्तर जाएंगे। अच्छा, इतनी चमकदार साइकिल पे? लो, अब साइकिल चबूतरे से टिका दी। हाँ। डिप्टी साहब सीधे अंदर से आएंगे और चबूतरे से ही सीधे साइकिल पर बैठेंगे। देखना। अरे वो आ गए लगता है। अच्छा, ये है। देखो मामा, इनके अर्दली ने इनके लिए दूसरी तरफ का पैडल भी ऊपर उठा दिया है, जैसे पैर से उसे उठाने में भी इनकी हेठी होगी। अरे भैया, इनका क्या मुकाबला, बहुत बड़े अफसर हैं। हाँ, देखो तो अलग ही लग रहे हैं। गोरे चिट्टे, खाया पिया शरीर, कलफदार कपड़े, चमचम जूते और छोटी सी सुंदर सी तोंद भी। अर्दली सड़क की तरफ वाले साइकिल के पैडल को ऊपर कर डिप्टी साहब का पैर उस पर जमा था। फिर साइकिल के पीछे की तरफ से आने वालों को हाथ देकर रोकता और आखिर में फौजी शैली में सैल्यूट मारता, जिस पर वो सिर भी ना हिलाते और चल पड़ते। शाम के वक्त सड़क पर अर्दली के खड़े होने से पता चल जाता कि डिप्टी साहब के आने का समय हो रहा है।
माँ, वो डिप्टी साहब के घर के बाहर अर्ली क्यों खड़ा है? अरे उनके दफ्तर से आने का वक्त हो रहा है। अच्छा, अरे माँ वो देखो, वो आ गए डिप्टी साहब अपनी साइकिल पर। हाँ हाँ, वो ही हैं। देखा माँ, कैसी शान है इनकी। साइकिल चबूतरे पर रोकी, अर्ली को पकड़ाई, हैट बगल में दबाया, उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया और ठसके से अंदर चल दिए। डिप्टी साहब सड़क और सड़क पर चलने वालों की तरफ एक नजर भी ना फेंकते थे, मानो किसी पर पड़ते ही उनकी नजरें गंदी हो जाएंगी। और तो और मैंने तो कभी ये भी नहीं देखा कि जिस सड़क पर सब चलते हैं उस पर उनका पैर भी छू गया हो। इसी तरह उनको और उनकी पत्नी को कभी हिंदुस्तानी लोगों से बात भी करते नहीं देखा गया। ये स्वतंत्र भारत के प्रशासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की जगह ली थी, और ये उनके ही जैसा बनने और दिखने की कोशिश में रहते थे। पास ही के पक्के मकान में टाइप बाबू रहा करते थे। राम राम टाइप बाबू। राम राम मुल्लू भैया, राम राम। और टाइप बाबू, कामकाज कैसा चल रहा है? बस सब कृपा है भैया ऊपर वाले की। हाँ भाई, वैसे भी आप तो कलेक्टर साहब के टाइप बाबू हो। अरे भैया नाम मत लो इन ससुरों का। हाँ क्यों, क्या हो गया? अरे भैया, अंग्रेज कलेक्टरों के यहाँ टाइप बाबू रहते जिंदगी गुजार दी मैंने। क्या लोग थे वो। अरे इन ससुरों को तो कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, उठना बैठना तक नहीं आता, बन गए कलेक्टर। किसी काम के नहीं। मैं तो एक नजर में पहचान लेता हूँ। अच्छा? कितने कलेक्टर मैंने टांग के नीचे से निकाल दिए। तो अंग्रेज कलेक्टर कैसे थे? अरे क्या बात थी उनकी। वो लिखकर ही बात किया करते थे, और वो जब लिखना हो, वरना हैट, घनी मूछें और उसके नीचे चुरुट। दो शब्द निकले भी तो मूछों और धुओं के बीच फंस के रह जाएं। सामने वाला पकड़ता रहे मतलब। और वो पटका हेड के नीचे मुस्कुराता रहता था। ये बात थी उनकी। क्या बात। और क्या आज के ये दो कौड़ी के, अरे अंग्रेजी तक नहीं आती, मुझे सुधारनी पड़ती है। मुझे कलेक्टरी खा करेंगे। तो ये थे स्वतंत्र भारत के क्लर्क, जो अच्छे मातहत विदेशियों के ही हो सकते थे। हिंदुस्तानी अगर ऊपर हो तो असहयोग करने वाले, हर हाल में काम ना करने वाले लोग। टाइप बाबू के मकान के पीछे कच्चा मकान था, जिसमें अब नानी, मुल्लू मामा और उनकी पत्नी अजब रहते थे। हालांकि नानी घर के अंदर तो काम करने ही जाती थी, जैसे झाड़ू लगाना, रोटी बनाना वगैरह, लेकिन रहती तो छोटे मंदिर के बरामदे या चबूतरे में ही थी। झाड़ू में माँ के किराए वाले कमरे में चली जाती थीं तो 3 फुट की सीख सलाई, मगर हिम्मत वाली। नानी, तुम हो तो इतनी दुबली पतली, मगर माँ कहती है बड़ी हिम्मत वाली हो। एक बार चोरों के घर में घुस जाने पर बब्बा तो रजाई में घुस गए थे, मगर तुमने उन्हें दौड़ा दिया था। चोरों को? और नहीं तो क्या। क्या हुआ था उस दिन नानी? अरे मेरा बच्चा, क्या बताऊं, जाड़े की रात थी। कुछ खटर पटर सुनाई दी। तेरे नाना बोले रजाई के अंदर से ही, लगता है घर में चोर घुस आए हैं। वो तो घबरा रहे थे, मगर मैंने कहा रुको, और थैता उठाया और गरियाया, अरे ससुरों नाच पीटो, आओ, तुम्हारी ठटरी ना बाट गई तो राजा बेटी काहे की। सबके सब बड़ी जोर से भागे। अच्छा। हाँ, नहीं तो ससुरे, मैंने भी गली से निकलकर सड़क तक दौड़ा दिया उनको, तब दम लिया बिचुआ। अच्छा नानी, तुम तो घर घर रसोई बनाने जाती हो, ऐसा क्यों? देख बेटा, अपने लिए कुछ तो करना है। जब तक तेरे नाना थे तब तक उनका सहारा था नानी, मगर बेटे बहू के आश्रय में नहीं रह सकती। तो क्या नानी,
जब बब्बा थे तब भी तुम रसोई बनाने बाहर जाती थी। धत, अपने पति की इज्जत थोड़े गिरानी थी मुझे। कितनी भी तंगी क्यों ना हो, मैं घर से बाहर ना निकली बचवा। अब तो मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। नानी अक्सर मुझे कहानी सुनाया करती, वही गिरगिट और मेंढकी की कहानी। एक बार एक हाथी का पैर एक मेंढकी पर पड़ते पड़ते बचा। मेंढकी उचक के परे हटी और बोली, सूप से कान, घना सी आंखें, काहे रे तोहे कछु सूझत है। ये सुनकर हाथी ने उसका मजाक उड़ाया और बोला, नाक की नकटी, भां की चपटी, अरे मैंने तो है देखो है। और ये कहकर हाथी अपने सूप से कानों को हिलाता आगे बढ़ गया। नानी आगे कहती, अब सड़क के किनारे खीरा की बाड़ी में एक गिरगिटान बैठा ये सब देख रहा था। मेंढकी ने उससे पूछा, बाड़ी में के गिरधर लाला? का लाला, मैं नकटी हूँ। तो गिरगिटान लाला बोले, राव राजन की बेटी हो तुम, मानिक मोती पहरे हो तुम, जबरन मुंह क्यों लगती हो? राव राजन की बेटी। भले ही समय ने उन्हें मेंढकी की तरह अनदेखा कर दिया हो, मगर खुद को तो वो राजा की बेटी ही मानती। अक्सर कहती, तिनकी बेटियां आए हम या तिनकी बहू आए हम। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, ये नानी की हर कहानी में राजा बेटी क्यों होती है? दरअसल तेरी नानी के पिता यानी मेरे नाना श्री रघुवर दयाल दीक्षित बहुत रईस आदमी थे। अच्छा। वो जब अपनी बेटी को आवाज लगाते तो राजा कहते या बेटा कहते। अच्छा। वो थोड़ी बड़ी हुई तो बेटा की जगह बेटी आ गया और वो दोनों नाम मिलाकर राजा बेटी कहलाने लगी। तो नानी बहुत बड़े घर की बेटी थी। क्या वो भाई बहनों में सबसे छोटी थी? नहीं, ये बीच की थी। नाना की 3 संतानें थी। अच्छा। और इनसे बड़े भाई का जब ब्याह हुआ तब तो 17 बैलगाड़ियां सजी थी। अच्छा। हाँ, बेहद धूमधाम से ब्याह हुआ था। अच्छा। और राजा बेटी यानी तेरी नानी की भाभी घर आई थी, बिल्कुल सुकुमार परी जैसी। ओह, तो अब वो कहाँ है? बेटा, तेरी नानी के पिता जितने देवता आदमी थे, उसकी माँ उतनी ही राक्षसनी थी। अरे, उसने अपनी बहू को बहुत सताया। अच्छा। माँ की देखा देखी उसका बेटा भी अपनी पत्नी को बहुत सताता था। मगर राजा बेटी अपनी भाभी से उतना ही प्यार करती, हर समय साए की तरह उसके साथ रहती। अच्छा। हर काम में उसका हाथ बटाती। ओह। कई बार माँ राजा बेटी को टोकती भी। हाँ? अरे भौजी, अकेले अकेले बर्तन क्यों मल रही हो? मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं जिज्जी, मैं कर लूंगी। नहीं, चलो दोनों मिलकर करते हैं। अरे राजा बेटी, तू क्यों लगी है उसके साथ? उसे करने देना। क्यों माँ, कल को मुझे भी तो ससुराल जाना होगा। काम नहीं आएगा तो तुम्हें ही तो नाम धरेंगे ना लोग। खबरदार, अगर आज के बाद इस घर में ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया ये भौजी की मदद करने वाली। कैसे आंखें तरेर कर देख रही थी माँ, जैसे तुम्हारी काम में मदद करके कोई पाप कर रही हूँ। तुम घबराओ मत भौजी और चिंता मत करना। जब कहोगी तब तुम्हारे मैके भी चुपचाप घुमा लाऊंगी। जिज्जी, कितना बड़ा जी दिया है ना भगवान ने तुम्हें। हाँ? तुम्हारे नाम जैसा ही। तुम सचमुच राजा बेटी हो। एक दिन राज करोगी, राज। भौजी। भौजी की बात जैसे भगवान ने रख ली थी, जैसे उसे बस दिखाने भर के लिए। राजा बेटी का ब्याह ऐसे घर में हुआ कि बारात में ससुराल वाले चांदी के रुपए हवा में उछाल कर लुटा रहे थे।
राजा बेटी राजाओं जैसे समृद्ध घर में ब्याही गई, लेकिन काल कुछ से कुछ और ही मंजूर था। उधर राजा बेटी का ससुराल कंगाल होने लगा और इधर तो फिर माँ, राजा बेटी के ब्याह के बाद उनकी भौजी का क्या हुआ? भौजी राजकुंवर? हाँ। हालांकि राजा बेटी का ब्याह होने पर बहुत खुश हुई कि उन्हें अच्छा ससुराल मिल गया है, लेकिन साथ ही उसमें भयंकर असुरक्षा की भावना भी आ गई थी। वो अकेली हो गई थी, साथ देने वाला कोई नहीं था। अच्छा, और भौजी के ससुर भी उनकी तरफ से नहीं बोल पाते थे? वो बहुत सीधे आदमी थे। अच्छा। उदास आंखों से अपनी बहू पर होने वाले अत्याचार को देखते और शायद सोचते कि इस भयंकर पाप की सजा विधाता कब देगा और क्या देगा। राजा बेटी के पिता पुण्यात्मा थे, जो आगे होने वाला भीषण विनाश देखने से पहले ही परलोक सिधार गए। राजा बेटी के भाई को अफीम की जबरदस्त लत लग गई। राजा बेटी की मां की कंकाल जैसी आंखें सामने हो रहा विनाश देखती रहीं। उसने अपनी इकलौती बेटी को गरीब होते देखा, पति और बड़े लड़के की मौत देखी, और छोटे लड़के ने आखिर में उसे एक कोठरिया में डाल दिया, जिसके चबूतरे में बैठ वो गली से निकलने वाले लोगों को गालियां बकती रहती। कुछ उपेक्षा कर देते, मगर कुछ छोटे मोटे कंकड़ उस पर फेंक कर चले जाते। तो माँ, फिर राजा बेटी की भौजी राजकुंवर का क्या हुआ? एक दिन सवेरे राजकुंवर की लाश गांव के बाहरी कुएं में उतारती पाई गई। हफ्ते भर बाद राजा बेटी को भी अपनी ससुराल में ये खबर लगी। अच्छा। कलेजा मुंह को आ गया, मगर क्या करती, उनका भी नसीब ऐसा ही रहा। राजा बेटी से भैया भाई बनी और अब घर घर जाकर खाना पकाने वाली महाराजिन बन गई है। मैं 9वीं कक्षा में आ चुका था। छोटे मंदिर के बरामदे में माँ ने ब्लैक बोर्ड लगाकर अतिरिक्त आय के लिए एक स्कूल सा खोल दिया था, जिसमें देखते ही देखते 3 छात्राएं भी आ गई थीं। पहली छात्रा टाइप बाबू की पहली पत्नी की एकमात्र संतान सावित्री, मुझसे उम्र में 5-6 साल बड़ी थी। प्राइवेट 10वीं में बैठने की तैयारी कर रही थी। हालांकि वो 10वीं में थी, मगर मैं पढ़ने में तेज था, इसलिए उम्मीद थी कि 10वीं का आधा कोर्स तो मैं उसे कवर करा ही दूंगा, और 10वीं की परीक्षा में 9वीं का जो कोर्स था वो तो मैं पूरा करा ही सकता था। सावित्री, ए सावित्री। हाँ। अरे कुछ समझ भी रही हो या सिर्फ मुंह ताके जा रही हो? हाँ, समझ रही हूँ। ये सावित्री ना जाने क्यों हरदम मेरा मुंह ताका करती है। पढ़ती कम है, समझती तो और भी कम है। इसके माँ बाप भी ना जाने क्यों इसे स्कूल भेजने तक में पैसे खर्च करना नहीं चाहते। सावित्री अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। उसकी सगी माँ तो थी नहीं, विमाता से 2 संतानें थीं। माँ बाप का सारा प्यार जिन पर खर्च हो जाता। खैर, दूसरी छात्रा सविता की ना तो मुझ में रुचि थी और ना पढ़ने में। वो तो आंधी की तरह आती और इस चक्कर में रहती कि कब भाग जाए। माँ, ये जो सावित्री नाम की लड़की है ना, ये तो पढ़ने में मन ही नहीं लगाती, बड़ी नटखट है। बड़े घर की बेटी है, लाड प्यार से पली है। अच्छा। पढ़ने में मन क्या लगेगा, अपने चट्टू बाबू की तो बेटी है। चट्टू बाबू? वो ही ना जिनकी वो सामने वाली बड़ी सी कोठी है, जहाँ नानी रात को खाना बनाने जाती है? हाँ हाँ, वही। जो कमरा मैंने किराए पर ले रखा है वो भी तो उन्हीं का है। हाँ, पैसे वाले घर की है तो पढ़ने में मन क्या लगेगा। हाँ, खेलने में खूब मन लगता है। बड़े मंदिर में हम सब बच्चे खेलते हैं तो साथ में वो भी होती है, खूब खेलती है। हाँ, मगर तू उसे ठीक से पढ़ा दिया कर। उसकी 8वीं कक्षा है, तू 9 में है। हाँ। पढ़ा ही सकता है।
और तेरे पढ़ाने की फीस के तौर पर ही चट्टो बाबू ने मेरे कमरे का किराया, जो कि 10 रुपया था, माफ कर रखा है। अच्छा, चट्टो बाबू 9 बच्चों के पिता, दिखने में खूबसूरत और बुद्धिमान भी, बहुत रईस और मीठे ताने मारने में माहिर। अगर मोहल्ले का कोई नौजवान लड़का बिना नमस्कार किए सामने से गुजरे तो ताना मारते। अरे भैया, जयराम जी की। हाँ, अब काहे को देखेंगे हमें, जवान हो गए हैं ना। हाँ कभी पत्नी को ताना मारते। अरे भगवान, मुझसे क्या कहती है, तेरी तो सारी की सारी औलाद ससुरी निकम्मी निकली। हवा कहाँ ही खराब हो गई। मंझला लड़का अगर उन दिनों फैशन में रंगीन पट्टेदार स्लीपिंग सूट पहनकर आ जाता तो उसे भी ना छोड़ते और कहते, ये देखिए, चले आ रहे हैं विचित्र नारायण जी। वाह, क्या रंगारंग कार्यक्रम है साहब बहादुर का, हैं? रंगीन पत्थरों का व्यापार करने वाले चट्टो बाबू कभी गुस्से में नहीं दिखते थे। सविता इनकी 8वें नंबर की संतान थी। और अब अपनी तीसरी छात्रा के बारे में भी बता दूं। नाम था सरस्वती। 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो सचमुच पढ़ने आती थी। मैं भी 9वीं कक्षा में ही था, मगर दूसरे स्कूल में। मगर मेरी ये तीनों छात्राएं 8वीं, 9वीं और 10वीं में पढ़ती थीं। सरस्वती पास ही रहती थी। रोबीले व्यक्तित्व वाले वकील साहब की बेटी थी। अरे सरस्वती, आ गई? हाँ हाँ, आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये डिब्बा, इसमें क्या है? इसमें चौक है। ओह। ये ब्लैक बोर्ड तो तुमने लगा रखा है, इसमें लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ छोड़ने कौन आए हुए थे? वो तो मेरे पिताजी थे। ओह, काले रंग के, इतने लंबे चौड़े, इसके पिता जैसे तो नहीं लग रहे थे। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो पढ़ाई करते हैं। चलो चलो। वकील साहब शाम को क्लब जाते वक्त सरस्वती को मेरे स्कूल के सामने छोड़ जाते और लौटते में वहीं से बुलंद रोबेली आवाज में उसे बुलाते। सरस्वती, बेटा सरस्वती। अरे बाबूजी आ गए। जी आई बाबूजी। आ गई हमारी लाडली। जी। चले बिटिया। जी जी। समय पर काम करना तो कोई तुमसे सीखे। बिटिया हो तो ऐसी हो। सरस्वती को अपने बाबूजी का इतना ख्याल था कि वो उन्हें एक पल भी इंतजार नहीं कराती। उन दिनों बस्ती में नल और बिजली नहीं थे। हम लोग सरकारी लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे, जिसे शाम पड़े एक सरकारी कर्मचारी तेल डालकर जला जाता था। अरे सरस्वती। हाँ। आज ये क्या ले आई? देख नहीं रहे, लैंप है लैंप। अब इसी की रोशनी में पढ़ना। कल जब वो आदमी सरकारी लैंप जलाने आया था, तभी उसकी रोशनी में बार बार मेरा चेहरा चुपचाप देख रही थी। शायद मेरी इस जरूरत को महसूस कर रही थी। सुनो सुनो। हाँ। उधर कहाँ देख रहे हो? मेरे साथ आओ, मेरे यहाँ। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे कमरे के अंदर इस लैंप को रखने। ला 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 ला। देखो, इसे यहीं
अलमारी में रखकर जलाना। अच्छा। इसकी रोशनी में पढ़ोगे तो आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और हाँ, इसे यहाँ से हटाना नहीं, वरना लुढ़कने का डर है, शीशा टूट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सरस्वती, ठीक है। उस दिन हमने मंदिर के भीतर नए लैंप की रोशनी में पढ़ा। सरस्वती का चिकना चेहरा रह रहकर उस रोशनी के दायरे में आ जाता था, बहुत उजला दिखने लगता था। उसके सांवले रंग के नीचे बैठी एक उजास फूट पड़ती थी वहां से। कोहरे में कैद रंग। अभी आप गोविंद मिश्र के लिखे उपन्यास पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे शरद तिवारी, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, निर्देशिका मंजू आलो, सहयोग मनमोहन जोशी, ध्वन्यांकन और मिक्सिंग शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे सोमनाथ नागर, शारदा गुप्ता, उमेश श्रीवास्तव, अनीता जोशी, प्रमिला चावला, राकेश शर्मा, मनोज बिसारिया, नीतू शर्मा, मुकुल सक्सेना, समीर ठुकराल, शाइली दुबे, आस्था गुलाटी और मनमोहन जोशी। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप आज ही के दिन इसी समय सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।